हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए जीएसटी के हिंदी वर्जन वीडियो में आपका स्वागत है। अंग्रेजी में मेरे जीएसटी के सभी वीडियोज अपलोड होने के बाद स्टूडेंट्स के डिमांड पर मैंने हिंदी वर्जन को भी अपलोड करने का निर्णय लिया और तदनुसार आज मैं लेकर आया हूँ जीएसटी के ऊपर एक नया वीडियो की शुरुआत से पहले मैं 4 लाइनें बताना चाहूँगा आपको कि गोताखोर सिंधु में डुबकियाँ लगाता है, जा जाकर वो खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट कर आता है, मगर मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे छात्रों, कोशिश करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की जीएसटी क्लास शुरू करना चाहूँगा। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीएसटी से पहले जीएसटी का जो प्राचीन सिस्टम था, पूर्व के सिस्टम की क्या असुविधाएं थी, क्या क्या समस्याएं थी, और जीएसटी आने के बाद जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं और जीएसटी के क्या फीचर्स या उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन जीएसटी। आर्टिकल 366(12)(a) के अनुसार जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये टैक्स होती है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, यानी गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तु और सेवा, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, इनकी सेवाएं अर्पित करने पर, सप्लाई करने पर, बिक्री करने पर जीएसटी लगाई जाती है। एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी मानव उपभोग के लिए बिक्री की गई नशीली शराब को छोड़कर बाकी सभी द्रव्यों और सेवाओं के ऊपर जीएसटी लागू होती है। यानी जीएसटी जो खरीदार होता है, जो परचेजर या बायर होता है, वो जीएसटी देता है, और सेलर जीएसटी बायर से कलेक्ट करता है, वो सरकार को देता है। तो इस तरह से बायर एंड सेलर दोनों ही क्षेत्र में जीएसटी का इफेक्ट जो है वो हमें जानना होगा। लेकिन जीएसटी ये सेल के ऊपर लगाई जाती है, इसे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये एक टैक्स है जो कि नशीली शराब को छोड़ के बाकी सभी सेवाओं या द्रव्यों के ऊपर लगाई जाती है। आर्टिकल 366(26)(a) डिफाइंस क्या, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। यहाँ आर्टिकल 366 में ये डेफिनेशन दी गई है कि अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावे जो भी अदर्स जो चीज है वही सर्विस में काउंटिंग की जाती है। जो चीज गुड्स नहीं है यानी वही सर्विस है। इस तरह की एक डेफिनेशन दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति टैक्स के दायरे से बच नहीं पाए। नहीं तो आमतौर पर एक कंफ्यूजन होता था कि आगे क्या होता था कि कुछ लोग, कई ऐसी चीजें थी जो गुड्स है या सर्विसेज हैं, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था। जैसे सिम कार्ड मोबाइल का, वो गुड्स है या सर्विस है, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था, इसलिए टैक्स से कुछ लोग बच जाते थे। जब गुड्स टैक्स होती थी उसको सर्विस बताते थे, और सर्विस टैक्स लागू होती थी उसको गुड्स बताते थे। इस तरह से वो स्किप कर जाते थे। इससे बचने के लिए सरकार ने इसका संविधान में इसकी परिभाषा इस तरह से लिखी, जो चीज गुड्स नहीं है वही सर्विस है, तो इससे बच नहीं सकते। और ये जीएसटी गुड्स और सर्विसेज दोनों पर ही लागू है, और बहुत। नाउ इंस्टेड ऑफ सेल द वर्ड सप्लाई को बस ऑल फॉर सप्लाई। अब देखिए कि यहाँ पर सेल वर्ड यूज नहीं किया गया, सप्लाई। सप्लाई का मतलब हो गया कि यहाँ पर बार्टर, एक्सचेंज या बहुत सी चीजें आ जाती है सप्लाई कहने पर, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन टाइम भी हम इस मैटर को कॉम्प्लेक्स न करते हुए मैं सिंपली बताऊंगा कि सेल की जगह में हम सप्लाई वर्ड यूज करेंगे, यानी गुड्स और सर्विसेज या इन दोनों के सेल नहीं, इनकी सप्लाई के ऊपर
जीएसटी लगती है। और विद इन इंडियन टेरिटोरी एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि इंडियन टेरिटोरी, यानी इंडियन टेरिटोरी का मतलब हो गया कि न केवल जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से अरुणाचल तक, ऐसा ही नहीं, बल्कि जल थल और नभ भारत की सभी सीमाओं के अंतर्गत जल थल और नभ सभी जगह ये जीएसटी लागू होगी। तो इस तरह से इसका दायरा भी काफी विस्तृत किया गया है। तो ये हो गई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अब हम सिंपल में चर्चा करते हैं। देखिए कि जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी और पुराने सिस्टम में जीएसटी से पूर्व के सिस्टम में क्या क्या असुविधाएं थी, क्या क्या समस्याएं थी। पहली समस्या मल्टीपल टैक्स लो रेट्स एंड अथॉरिटी, यानी मल्टीपल टैक्स यानी बहुत से प्रकार के टैक्स थे। जीएसटी से पहले बहुत सी टैक्स होती थी, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, भेट, सर्विस टैक्स, इस तरह से बहुत सारे टैक्स होते थे, जिसकी वजह से मल्टीपल टैक्स होने की वजह से काफी समस्याएं होती थी और सभी टैक्सेस के रेट्स अलग थे। फिर हर स्टेट्स के लिए अलग अलग रेट्स होते थे, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हर स्टेट्स के रेट्स अलग हो और उसे ध्यान में रखना और उसके हिसाब से पूरे इंडिया में व्यवसाय करना एक टेढ़ी खीर थी। और सब स्टेट की अथॉरिटी अलग अलग होती थी, इसलिए एक स्टेट में दूसरे स्टेट में माल बेचने पर ये अथॉरिटी बदली हो जाती थी। इस वजह से भी बहुत सी समस्याएं होती थी। इस तरह से ये एक मैटर्स, टैक्सेशन का मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एवरी स्टेट ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, यानी सभी स्टेट अपनी अपनी राग अलापते थे। तो जब अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग होती है, तो ये निर्णय कोई भी लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पूरे देश के अंदर एक ही सिस्टम नहीं होता। वहाँ सभी जितने राज्य उतने सिस्टम, उतनी सरकारें और उतनी रेट्स। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए ये मल्टीपल टैक्स लॉज, रेट्स एंड अथॉरिटी ये एक मेजर प्रॉब्लम्स कही जा सकती थी पूर्व के सिस्टम में। इसके अलावा जीएसटी से पहले डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो ही है, डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट के ऊपर में। तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है और आपका अंग्रेजी में भी मिलेगा आपको। लेकिन टाइम बीइंग हम इस मैटर को सिंपल करते हुए मैं आपको इतना ही बताता हूं कि डबल टैक्सेशन का मतलब अलग अलग एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास, या मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर के पास, या प्रोड्यूसर से ट्रेडर के पास, ट्रेडर से या सेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, इस तरह से जितने स्टेज पर वो कोई प्रोडक्ट या सामान जाता था, तो बार बार टैक्स लगती थी। एक ही सामान के ऊपर कई बार टैक्स लग जाते थे, उसी को हम डबल टैक्सेशन कहते हैं। और कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब भी हो गया कि जो टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लगती थी। एक सामान की कीमत के ऊपर जो टैक्स लगती है, उस टैक्स के ऊपर भी दोबारा जो टैक्स लगती है, उसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो एक ही सामान पर टैक्स भी 2 बार या 3 बार लग जाती थी, और जो टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर पुनः टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगती थी, वो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। इस तरह से काफी टैक्सेज लग जाती थी, और इससे कोई भी वस्तु का, सामान का मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता था। तो आप इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर कार का एग्जांपल लेकर मैंने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मल्टीपल टैक्स लॉज में आगे क्या होता था कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, भेट भी लगती थी, सर्विस टैक्स भी लगती थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल सेल टैक्स या भेट और सर्विस टैक्स लगती थी। होटल में जाते तो वहाँ भेट और सर्विस टैक्स दोनों लगते थे। इस तरह से ये सारी टैक्सेस लगती थी, और इनका कैस्केडिंग और मल्टीपल इफेक्ट होता था। इन सभी टैक्सेस का बार बार डबल इफेक्ट होता था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कस्टमर्स के पॉकेट से काफी पैसा जाता था और टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा होता था। अगली स्लाइड में हम देखते हैं नो आईटीसी बेनिफिट, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट। किसको? टू मैन्युफैक्चरर, टू ट्रेडर, टू सर्विस प्रोवाइडर, किसी को भी ये आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलता था आगे, क्योंकि आईटीसी बेनिफिट का मतलब टू सेट अप द म्यूचुअली जो एक बार टैक्स पेमेंट हो चुकी है वो दोबारा नहीं लगनी चाहिए। अगर वो दोबारा देनी पड़ती है तो आगे एक बार जो टैक्स पेमेंट हो चुकी है वो एडजस्ट हो जानी चाहिए, उसकी बदले में उसको एडजस्ट करके वो सेटअप होनी चाहिए, उसकी माफी मिलनी चाहिए। लेकिन वो टैक्स माफ नहीं होती थी, वो टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होती थी, क्योंकि सीएसटी भेट आपस में
एडजस्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि CST सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, वेट स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। फिर वैसे एक्साइज सर्विस टैक्स, एक्साइज सेंट्रल की भी होती थी, एक्साइज स्टेट की भी होती थी। सर्विस टैक्स सेंट्रल लेता था, तो आप मान लीजिए कि सेंट्रल को एक बार टैक्स दे चुके हैं कोई एक सामान के ऊपर, दोबारा वो सामान अगर यदि स्टेट टैक्स लगाती है तो वो सेंट्रल वाली टैक्स आपकी लेस नहीं होगी उसमें से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहती है आपने हमें तो टैक्स पेमेंट नहीं की है, आपने सेंट्रल को दी है, तो आप सेंट्रल से रिफंड लीजिए, हम कैसे दे सकते हैं। तो आगे जो टैक्सेज होती थी, CST के बाद भेट या भेट के बाद एक्साइज या सर्विस टैक्सेज जो भी होती थी, वो अलग अलग सरकारें होती थी, सेंट्रल और स्टेट के बीच आपस में कोई सेट ऑफ नहीं होती थी टैक्सेस, और या फिर अलग अलग स्टेट की टैक्सेस अलग अलग स्टेट के जरिए वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती थी। इस वजह से ITC बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को नहीं मिलता था, और इसका बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर पड़ता था। तो ITC बेनिफिट के ऊपर भी मेरा प्रैक्टिकल 2-3 वीडियोज हैं, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं। अगली समस्या क्या थी? कंफ्यूजन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एक बार आगे बता चुका हूं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाया करता था, और इसकी वजह से समस्याएं खड़ी होती थी, और कई बार टैक्स पेयर इससे बच जाता था, क्योंकि सिम कार्ड है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सॉफ्टवेयर वगैरह है, इनको हम गुड्स कहेंगे या सर्विस कहेंगे, ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल था। तो कई बार डीलर इसको गुड्स टैक्स होती थी तो डीलर कहता था नहीं ये तो सर्विसेज हैं, हम इसके ऊपर गुड्स बोलकर टैक्स नहीं दे सकते, ये तो सर्विसेज हैं, और सर्विसेज के रूप में टैक्स मांगा जाए तो वो कहते थे इसको हम गुड्स मांगते हैं, आप सर्विसेज की। तो जो भी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेने आती थी तो वो गुड्स बताते थे, और स्टेट गवर्नमेंट भेंट लगाने के लिए गुड्स ले आती थी तो वो इसे सर्विस कहकर इसे टालम टूल कर जाते थे। इस तरह से ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक बहाना बनाकर उसको टाला जा सकता था और टैक्स पेयर बच सकते थे। लेकिन इस GST आने के बाद ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंफ्यूजन था इसको दूर कर दिया गया, डेफिनेशन से इसको दूर कर दिया गया, और GST गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर ही लागू है, और रेट्स भी सेम ही एप्लीकेबल होती है। जो 4-5 रेट्स दी गई उसी स्लैब के अनुसार टैक्सेज लगती है, तो यहाँ बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन दूर हो गया। फिर आप देखिए, फिर आप देख सकते हैं कि अगली स्लाइड में नो इंटीग्रेशन ऑफ भेट एंड सर्विस टैक्स। आगे भेट एंड सर्विस टैक्स के ऊपर कोई आपस में इंटीग्रेशन नहीं था, दीज वर नॉट मर्ज, आपस में मर्ज नहीं की गई थी, एंड पीपुल कुड एस्केप। इस तरह से आदमी लोग, व्यवसायी या कोई भी टैक्स पेयर इससे बच सकता था। लेकिन भेट के समय, क्योंकि भेट सिर्फ गुड्स के ऊपर होती थी, सर्विसेज के ऊपर भेट नहीं लगती थी, तो इस तरह से ये नॉन इंटीग्रेशन की वजह से रेवेन्यू भी सरकार को कम मिलती थी, यह भी एक समस्या थी, और टैक्स पेयर इससे बच जाते थे। नैरो बेस एंड नो स्टेबिलिटी, क्योंकि आगे GST से पहले ये जो टैक्स की जो बेस, टैक्स का बेस था, जो दायरा था, वह बहुत ही संकीर्ण था, और वहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। हर स्टेट की अलग अलग टैक्सेज होती थी, और सिंगल पॉइंट टैक्स होती थी। वहाँ हर प्रोविंस और रीजन वाइज सिंगल पॉइंट टैक्स होने के कारण एक दूसरे को कोई मतलब नहीं होता था। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कच्चे या पक्के दोनों काम चलते थे, और टैक्स पेयर को कोई मतलब नहीं होता था कि पिछले व्यापारी ने टैक्स पेमेंट की या नहीं, अगला व्यापारी टैक्स पेमेंट करेगा या नहीं, किसी को किसी बात से ताल्लुक नहीं था, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट टैक्स होती थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन GST में ये समस्या दूर हो गई। फिर आप देखिए अगली स्लाइड में ऑफिशियल मोनोटोनी। ये देखिए, ऑफिस अपने आप में एक सदर था, क्योंकि ऑफिस की मान लीजिए बहुत सी फॉर्मेलिटी, बहुत सी प्रोसीड्यूर होती थी, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी समस्याएं थी, और करप्शन वगैरह भी होता था, भ्रष्टाचार था ऑफिसों के अंदर। ये मानी हुई बात है कि आप वो रजिस्ट्रेशन का मैटर हो चाहे रिफंड का मैटर हो, आमतौर पर कोई भी टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करवाना होता था तो ऑफिस के चक्कर काटते काटते थे उसकी हालत खराब हो जाती थी। कोई रिफंड लेना, रिफंड वाउचर लेना है तो उसकी जूतियां घिस जाती थी, रिफंड लेना बहुत मुश्किल था, और कोई रिटर्न सबमिट करनी हो, टैक्स रेट्स का मैटर हो, हर एक चीज के मामले में ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते लोग टायर्ड हो जाते थे, और वहां कुछ हद तक भ्रष्टाचार की बात आ ही जाती थी।
तो एक कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये टैक्स का जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था उसमें एक हॉरिबल पिक्चर, बहुत ही भयानक पिक्चर था, और जीएसटी आने के बाद ये पिक्चर काफी हद तक दूर हो गया। ये डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड मिसट्रस्ट, और सेंटर और स्टेट के बीच में भी टैक्स को, रेट्स को लेकर, लेवी को लेकर, डिवीजन ऑफ रेवेन्यू को लेकर काफी सेंट्रल स्टेट के बीच में आपस में भी डिस्प्यूट होता था। व्यवसायियों के बीच भी आपस में मिसट्रस्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचने पर व्यवसायियों के बीच कई बार मिसट्रस्ट हो जाता था। तो बहुत सारी ये सब समस्याएं थी जो जीएसटी आने के बाद इन समस्याओं में काफ़ी आराम मिला है, काफ़ी इसमें छूट मिली है, रियायत मिली है। ओरिजिन बेस्ड सेल टैक्स, आगे का जो सेल टैक्स सिस्टम था उसमें क्या होता है कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम थी, उसके अंदर जहां से माल भेजा जाता था वहीं पर टैक्स लगती थी, विथ नो चेंज सिस्टम। चेंज सिस्टम नहीं था और वो एक अनजस्टिफाइड था, क्योंकि जो स्टेट माल सप्लाइंग ओरिजिनिंग स्टेट, जहां से सप्लाई ओरिजिनेट होती थी वो ओरिजिनिंग स्टेट को ही रेवेन्यू मिलती थी। लेकिन अब मान लीजिए कि एक बाहर के स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है, जो कंज्यूमिंग स्टेट्स है जहां माल भेजा जाता है वहां के कस्टमर टैक्स पेमेंट करते हैं, वहां के कस्टमर्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उस स्टेट को कुछ नहीं मिलता था। तो एक प्रकार से इसको इनजस्टिस कहा जाएगा, क्योंकि सप्लाइंग स्टेट और कंज्यूमिंग स्टेट दो अलग अलग स्टेट हो गए। सप्लाइंग स्टेट को रेवेन्यू मिले और कंज्यूमिंग स्टेट को कुछ ना मिले, तो ये एक इनजस्टिफाइड है, ये अयुक्ति संगत बात है, क्योंकि जिस स्टेट के कस्टमर्स बायर्स सामान को कंज्यूम करते हैं, वो भोग करते हैं और वो टैक्स पेमेंट करते हैं, उस स्टेट को कुछ नहीं मिलता। तो नियम के अनुसार ओरिजिनिंग स्टेट्स को रेवेन्यू मिलने से की बजाय कंज्यूमिंग स्टेट को अगर रेवेन्यू मिलती है, ये ज़्यादा युक्ति संगत है। तो ओरिजिनल बेस्ड टैक्स सिस्टम में जीएसटी से पहले जो सिस्टम था कंज्यूमिंग स्टेट को कुछ नहीं मिलता था, वो बिल्कुल अयुक्ति संगत, अनजस्टिफाइड था। तो यह भी एक समस्या थी। इस तरह से ये बहुत सारी समस्याएं थी जो ओल्ड सिस्टम के अंदर, जब इन समस्याओं की वजह से जीएसटी को लाना पड़ा और जीएसटी के आने से ये सारी समस्याएं समाधान होगी। ये सब जीएसटी के लिए प्लस पॉइंट है और जीएसटी की विशेषताएं हैं और जीएसटी के ये फायदे भी हैं। आगे इसके अलावा भी जीएसटी के बहुत सारे फायदे हैं, हम अगली स्लाइड में इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फीचर्स एंड बेनिफिट्स, ये लगभग एक ही किस्म की चीज है, फीचर्स और बेनिफिट्स। इसको आपको प्रेजेंटेशन परीक्षा के एग्जाम के हिसाब से आपको अलग तरीके से बेनिफिट्स आए तो बेनिफिट्स, या फीचर्स आए तो फीचर्स के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन करना है। लेकिन आपकी ये मैटर जो है, ये पॉइंट्स है जो लगभग एक ही तरह के होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ ही ले लिया है। तो आप देखिए कि ये फायदे जो हैं कंज्यूमर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, सबके लिए अलग अलग हैं। आप इसको पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, सरलता, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी आने के बाद जीएसटी की सरलता ही इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स हो गई, वन मार्केट, एक पूरा भारतवर्ष के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश और आसाम तक, पूरे इंडिया के अंदर एक ही टैक्स रेट होगी, एक कमोडिटी के ऊपर एक ही टैक्स होगी थ्रू आउट द कंट्री। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गई। इस तरह से वन प्रोडक्ट वन प्राइस विद इक्वल जीएसटी रेट थ्रू आउट इंडिया लीड्स टू ईज इन द डूइंग बिजनेस। इस तरह से बिजनेस करना आसान हो गया। और ये जो मल्टीपल टैक्स रेट्स या मल्टीपल अथॉरिटी थी, ये सब समस्याएं नहीं रही, जो हम पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। जीएसटी आने से एक ही बास्केट में सारी टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट के बदले में ये सारी टैक्सेस को एक बास्केट में डालकर वन नेशन वन टैक्स कर दिया गया। तो ये एक जीएसटी का बहुत बड़ा फायदा था। कुछ छात्र या कुछ व्यवसायीगण इसे कह सकते हैं कि ये कोई सिंप्लिसिटी, इसको नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये आपकी समझ की फर्क है। कोई भी चीज में बदलाव आता है तो नेचुरल है कि कोई भी बदलाव आमतौर पर हम सहजता से स्वीकार नहीं करते। तो हो सकता है कि शुरुआती दौर पर पहले 2-4-5 वर्षों में हमारी जो पुरानी सदियों से, बरसों से, कई सदियों से, कई बरसों से ये एक हमारी आदत सी बन गई थी, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदत से मजबूर थे और आदत की वजह से हमें जो गलत था वो भी हमें सही लगने लगा था, और हमको लगता था कि पुराना सिस्टम ही शायद अच्छा था। तो हो सकता है कि बदलाव के कारण शुरुआती दौर पर हमको अच्छा ना भी लगे, लेकिन जीएसटी आने से हम ऑनेस्टली, अगर यदि हम ऑनेस्टी से हम देखें
तो थ्रू आउट दी कंट्री अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम लागू हो, ये एक निश्चित रूप से ये एक सिंप्लीफाइड वन नेशन वन टैक्स का सही फार्मूला है और ये एक सही फीचर्स है और एक जीएसटी का फायदा हमें कहना पड़ेगा। इसको हमें ये मानना ही पड़ेगा कि जीएसटी आने से ये सारे मैटर सिंप्लीफाइड हो गए हैं। अगले आप लाभ देखिए, अगला फायदा, अगला फीचर्स क्या है? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वस्तुओं की कीमत में कटौती, सामानों का प्राइस, वस्तुओं का दाम काफी हद तक कम गया है जीएसटी आने के बाद। सामानों की कीमत कैसे कम गई? प्राइस इज चीपर इवन एट डबल जीएसटी रेट्स। अगर आगे की जो टैक्स रेट थी उससे जीएसटी रेट अगर डबल भी कर दी जाए तो भी प्राइस, किसी भी सामान का प्राइस आमतौर पर आगे से कम होगा, वो सामान की रेट चीपर होगी। ये मैंने एक वीडियो में, मेरे वीडियो में प्राइस रेट जीएसटी के पहले जो प्राइस रेट थी, जीएसटी की रेट डबल करके मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को भी, एग्जाम्पल को आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं। तो जीएसटी आने से सामानों की कीमत में काफ़ी कटौती हुई है, काफ़ी प्राइस रेट्स कमी है सामान की। तो ये हमें मानना ही होगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं लगता कि जीएसटी के आने से सामान की कीमत कम हुई है तो इसके कुछ एक कारण हो सकते हैं कि कुछ कंपनियों ने क्या किया है कि सामान की कीमत की जो रेट्स, जो प्राइस है, वो ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वहाँ उसने कीमत को सेम रखने के लिए कभी कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको बढ़ा दिया है। यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट को बढ़ावा करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सही रखा है। मान लीजिए कि एक मारुति कार की कीमत 5 लाख थी और जीएसटी की वजह से उसकी कीमत 4.5 हो गई, लेकिन कंपनी ने उसकी प्राइस रेट बढ़ाकर उसको 490 या 5 तक ही रखा। तो उसी तरह से उसकी प्राइस रेट कम नहीं हुई, जबकि जीएसटी की वजह से एक्चुअली उसकी प्राइस रेट काफी हद तक कम हुई। इस तरह से कई वजह है जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि प्राइस रेट्स कम हुए हैं हालांकि, लेकिन वाकई में जीएसटी आने से कस्टमर्स की जेब पर फायदा हुआ है और वस्तुओं की कीमत पर कीमत कम हुई है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखिए कि किस तरह से जीएसटी आने से प्राइस रेट्स कम हुई है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ मल्टीपल टैक्स लॉज। इसके ऊपर भी मेरे स्लाइड में चर्चा की हुई है कि मल्टीपल टैक्स लॉज है वो हटा दी गई है। आप देखिए कि जितने भी आगे पुरानी टैक्सेस थी सब हटा करके उसके बदले में एक जीएसटी को लागू किया गया है पूरे देश में। आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वन नेशन वन टैक्स जीएसटी है, तो मल्टीपल टैक्स लॉज हटा दी गई है। तो ये एक जीएसटी का फीचर्स है, ये एक जीएसटी का फायदा है। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूरे देश में प्राइस, कोई भी एक सामान हो, चाहे कार हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी सामान हो, तो थ्रू आउट द कंट्री एक ही प्राइस होगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमको देश में एक इंडियन फील देती है विथ यूनिफॉर्म लेवी, और इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनती है क्योंकि पूरे देश के अंदर में आप देखिए कि अलग अलग भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, 31 स्टेट्स हैं और केंद्र शासित राज्य भी हैं, सभी स्टेट्स के अंदर कितनी विविधताएं हैं, इन डाइवर्सिटी के बावजूद पूरे कंट्री के अंदर अगर यूनिफॉर्म प्राइस रेट होती है तो ये एक इंडियन फील देती है हमें, और ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। जैसे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही रेट होगी, आगे क्या होता है कि आप मान लीजिए दिल्ली और गुड़गांव में भी प्राइस एक सामान के अलग होते थे। कुछ लोगों को बाइक खरीदनी होती थी, वो दिल्ली से गुड़गांव चले जाते थे और गुड़गांव में टैक्स रेट अलग होती थी, इसलिए बाइक की कीमत कम होती थी क्योंकि गुड़गांव हरियाणा के अंतर्गत आ जाता है और हरियाणा की टैक्स रेट्स और दिल्ली की टैक्स रेट्स अलग अलग होते थे। उसी तरह से आसाम की, नागालैंड की और अरुणाचल प्रदेश की टैक्स रेट्स अलग अलग होती थी, और इसलिए आसाम के कुछ लोग नागालैंड में जाकर के कार और बाइक खरीदने चले जाते थे क्योंकि उनको कई हजार रुपये का फायदा होता था इससे। तो कुछ लोग अरुणाचल में जाकर के सामान खरीदते थे। तो इस तरह से टैक्स रेट अलग होने की वजह से कुछ लोग एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर सामान परचेज करते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस हो गई, यानी आप किसी भी स्टेट में, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, आसाम हो, नागालैंड हो, कहीं पर भी, कश्मीर हो, कहीं पर भी आप सामान खरीदिए, किसी भी स्टेट में, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह एक ही रेट एप्लीकेबल होगी। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस, ये जीएसटी की बहुत बड़ी विशेषता है, एक बहुत बड़ा फायदा है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिटर्न फॉर्म एंड चालान एक्सेट्रा, आप देखिए कि साथ ही आगे हर स्टेट के चालान
और फॉर्म वगैरह अलग अलग होते थे, उसमें भाषाई इफेक्ट भी अलग अलग होता था और इससे काफ़ी समस्याएं खड़ी होती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद में ये थ्रू आउट दी कंट्री एक ही यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिटर्न फॉर्म एंड चालान एक्स्ट्रा होती है और वो भी ऑटो जनरेटेड है। आपको कई फॉर्म आपको कंप्यूटर से आपको फॉर्म को आप ऑटो जनरेट कर सकते हैं, नो नीड टू विजिट ऑफिस फॉर फॉर्म, आपको कहीं ऑफिस में जाकर फॉर्म कलेक्ट करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हुई है पब्लिक को, ताकि और ट्रेडर्स को भी कि उनको ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं और वे ऑटो जनरेट करके कंप्यूटर से चालान फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं और रिटर्न फॉर्म भी कंप्यूटर में घर बैठे ही फिलअप करके ऑनलाइन रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। अगली स्लाइड में आप देखिए ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर विद ए ब्रॉड बेस। जीएसटी आने के बाद ये एक बहुत बड़ा टैक्स का दायरा बहुत बड़ा बढ़ गया, इस टैक्स का आधार भी बढ़ गया क्योंकि यह मल्टी स्टेज चेन सिस्टम हो गया। क्योंकि एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बाद जब भी कोई सामान बेचा जाता था तो सारा काम पक्के में करना पड़ता है जीएसटी के अंतर्गत। क्योंकि पक्के में काम नहीं होता है, इनवॉइस नहीं लेते हैं तो आपको आईटीसी बेनिफिट का फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए व्यापारी मजबूर है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लेना होता है, तो उसको पक्के में काम करना पड़ता है। और पिछला व्यापारी टैक्स पेमेंट किया कि नहीं किया, ये हर एक व्यापारी का अगले व्यापारी के साथ उसका लिंक होता है। तो हर ट्रेडर मैन्युफैक्चरर का उसने टैक्स पेमेंट किया नहीं की उसका उससे ताल्लुकात होता है। तो ये मल्टी स्टेज चेन सिस्टम है जिसकी वजह से टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ गया है और सरकार को इससे फायदा हुआ है कि दायरा बढ़ने की वजह से टैक्स रेवेन्यू भी सरकार की बढ़ी है इससे। और ये गुड सर्विसेज हो या सेल टू सप्लाई हो या विद इन द होल इंडियन टेरिटरी, मैंने आगे भी बताया कि पूरी इंडियन टेरिटरी में जल थल और नभ सभी जगह में टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। इस तरह से सर्विस के क्षेत्र में भी होती है, सेल की जगह में सप्लाई वर्ड यूज हो गया। इस तरह से टैक्स का दायरा काफी हद तक बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी एक रियल गेम चेंजर इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से टैक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और ये एक सरकार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था और इससे सरकार को भी आने वाले दिनों में इन द लॉन्ग रन सरकार को इसमें नुकसान नहीं बल्कि आने वाले दिनों में लॉन्ग रन में फायदा ही होगा। ए डुअल मॉडल टैक्स, जीएसटी एक डुअल मॉडल टैक्स है। डुअल मॉडल इसमें दोहरी टैक्स प्रणाली है क्योंकि इसमें देखिए कि भारत के अंदर में क्या है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती हैं, तो टैक्सेस को लेकर हमेशा सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक प्रकार का टग ऑफ वार आप यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का खींच तनाव रहती है। तो इससे दूर होने के लिए, इसको मिटाने के लिए एक जीएसटी के अंदर एक सिंप्लीफाइड सिस्टम किया गया है कि ये दोहरी टैक्स प्रणाली होगी जिसके अंदर में सेंट्रल और स्टेट दोनों की टैक्सेज एक साथ 50-50 इक्वली कलेक्ट की जाएगी। इसमें न तो सेंट्रल को पलड़ा ज्यादा भारी है न स्टेट का पलड़ा ज्यादा भारी, दोनों को बराबर टैक्स मिलेगी और दोनों टैक्स एक साथ ही वसूले जाएंगे। यानी मान लीजिए एक कमोडिटी के ऊपर 12% टैक्स है तो 12% वसूले जाएंगे, उसमें से 6% सेंट्रल को मिलेंगे, 6% स्टेट को मिलेंगे। तो ये डुअल टैक्स मॉडल है, ये जीएसटी की विशेषता है और इससे किसी भी प्रकार के कोई खींच तनाव या कोई डिस्प्यूट की बात राइज नहीं होती सेंट्रल स्टेट के बीच में। तो ये एक जीएसटी का फायदा कहा जा सकता है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मैंने आगे ही बताया कि ये लक्ष्य निर्धारित टैक्स है क्योंकि यहाँ ओरिजिनेटिंग स्टेट के बदले कंज्यूमिंग स्टेट को टैक्स मिलती है जो कि एक जस्टिफाइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड जो टैक्स सिस्टम है ये मल्टी स्टेट चेन सिस्टम के अंतर्गत प्रोडक्शन से कंज्यूमिंग लेवल तक सामान जाता है और कंज्यूमिंग स्टेट को इसका फायदा मिलता है। यानी उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सामान जाता है और उपभोक्ता करने वाले उपभोक्ता लेवल पर उपभोक्ता करने वाले स्टेट्स को ही ये रेवेन्यू मिलती है जीएसटी की। तो ये एक जस्टिफाइड सिस्टम है। इसके ऊपर भी पिछली स्लाइड में मैंने चर्चा की है, तो मैं इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं नो डबल टैक्सेशन एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डबल टैक्सेशन क्या है और कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है। एक ही सामान के ऊपर 2 बार टैक्स लग जाए तो उसे डबल टैक्सेशन कहते हैं। 2 बार या 3 बार या 4 बार, 2 बार से ज्यादा लगे तो उसको डबल टैक्सेशन नहीं कहेंगे। और सामान की कीमत पर जो टैक्स लगती है
वो तो डबल टैक्सेशन हो गई। और सामान की कीमत के अलावा टैक्स के ऊपर भी दोबारा टैक्स लगती है, उसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर दिया हूँ, लेकिन पिछली स्लाइड में मैंने चर्चा की है और मेरा इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोज भी है, आप अलग से देख सकते हैं। तो ये जीएसटी की विशेषता है कि इसके अंदर में डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी में नहीं होता है, जबकि वो पुराने टैक्स सिस्टम में ये था। तो जीएसटी के अंतर्गत डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करके इससे बचने का सही तरीका बहुत ही जस्टिफाइड सिस्टम जीएसटी एक ब्रॉड एक जस्टिफाइड और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम है, हम कह सकते हैं। फुल 100% बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप जीएसटी के अंदर आपको जानना है कि ये इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है, ये जो फायदा है, ये 100% यानी फुल बेनिफिट मिलता है इसको टैक्स पेयर को। तो इस फायदे को लेने के लिए जीएसटी के अंतर्गत ये फायदा मिलता है, पुराने टैक्स सिस्टम में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई फायदा नहीं मिलता था। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। नो टैक्स इवेशन। अब आप देख सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद में सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, डिजिटल सरकार की मॉनिटरिंग होती है, ऑनलाइन पोर्टल है जीएसटी नाम के पोर्टल के, जीएसटी नेटवर्क के जरिए सब कुछ ऑनलाइन काम होता है, रिटर्न फाइलिंग, फॉर्म फिलअप, रिफंड वगैरह, तो सब कुछ ही ऑनलाइन होता है। इस वजह से यहाँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम ही रह गई है। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि लगभग भ्रष्टाचार की गुंजाइश है ही नहीं। इस तरह से टैक्स इवेशन से मुक्ति मिली है और ये जीएसटी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगली स्लाइड में आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम एंड इल्यूमिनेटिंग करप्शन। ट्रांसपेरेंट माने ये बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने जीएसटी को अपनाया है, लगभग 160 देशों में जीएसटी एप्लीकेबल है, क्योंकि यह एक बहुत ही साइंटिफिक टैक्स सिस्टम है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी टैक्स सिस्टम है। इसमें कोई भी लुका छिपी की कोई बात नहीं है। सब कुछ कस्टमर से लेकर मैन्युफैक्चरर से लेकर ट्रेडर तक सब कुछ यहाँ पर सरकार के पास सब कुछ यहाँ पर ओपन होता है, बिल्कुल आईने की तरह सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये इस वजह से यहाँ करप्शन भी का बहुत कम है, करप्शन नहीं के बराबर है, तो भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिली है और ये जस्टिफाइड साइंटिफिक टैक्स सिस्टम है। तो ये जीएसटी का फायदा है या ये जीएसटी का फीचर है। क्योंकि मान लीजिए ई-वे बिल आपको बाद में मिलेगा, लेकिन मैं एक लाइन में शॉर्ट में बता देता हूँ कि 50,000 से ज्यादा का सामान आप अगर आप बेचते हैं तो ऑनलोड करते हैं तो आपको एक ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो आप इंडिया में कहीं पर भी कोई व्यक्ति पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कोई सामान 50,000 का सामान बेचता है, गाड़ी में लोड होता है, तो तुरंत उसको ई-वे बिल क्रिएट करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, और उसके कहीं पर भी वो सरकार को, ट्रेडर को, बायर को, सेलर को और ट्रांसपोर्ट सर्विस को, सभी को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कितना साइंटिफिक है आप देखिए कि कोई भी इससे बच नहीं सकता है। और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, चेन बेस्ड सिस्टम है, ये सारा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम कहा जा सकता है। ये जीएसटी का फायदा है और ये फीचर्स है। इफिशिएंसी एंड ऑनेस्टी इन बिजनेस। आप देखिए कि बिजनेस में दक्षता और ऑनेस्टी बढ़ गई है। आगे क्या होता था कि आमतौर पर देखिए कि सभी लोग तो बेईमान नहीं होते, ज्यादातर व्यवसायी मान लीजिए अच्छे हैं और वे ईमानदार हैं, लेकिन कुछ व्यवसायी मान लीजिए कि कुछ गलत काम या बेईमानी करते हैं और कर की चोरी करते हैं, तो दूसरे व्यवसायी जो होते हैं उनको एक प्रकार की हीन भावना से ग्रसित होते हैं कि देखो उन लोगों ने इतने पैसे बना लिए टैक्स चोरी करके। तो वो लोग कुछ व्यवसायी टैक्स की चोरी से बच सकते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद में ये भ्रष्टाचार से काफी हद तक मुक्ति मिली है। सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया है और यहाँ नेग्लिजेंस का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपको सावधानी बरतनी है। आगे व्यवसायी क्या करता था, कुछ ढील दे देता था कि चलो रिटर्न सबमिट करनी है, चलो अगले हफ्ते कर लेंगे, चलो एक हफ्ता बाद कर लेंगे, चलो ऑफिशियल अगर किसी का ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो एक दिन पार होने के बाद भी आगे पीछे कर ली जा सकती थी कुछ हद तक। लेकिन अब सब कुछ कंप्यूटराइज यानी ऑनलाइन हो गया है। आप किसी ऑफिसर के भरोसे में आपको नहीं रुकना है। अगर आप नेग्लिजेंस करते हैं, आपकी डेट पार हो चुकी है, तो ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकता है, आपको पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी। यानी आपको ऑनेस्ट होने के लिए, आपको
चुस्त बनने के लिए आपको बाध्य किया गया है। तो हर व्यवसायी को आपको क्विक कंप्लेंट्स के लिए, आपको नेग्लिजेंस न होने के लिए आपको चुस्त बनना ही पड़ेगा और आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इस तरह से जीएसटी के अंतर्गत व्यवसायी को अलर्ट रहना पड़ता है, चुस्त रहना पड़ता है और ये जीएसटी काफ़ी हद तक व्यवसायी को ईमानदारी की ओर, ऑनेस्टी की ओर उसको प्रमोट करती है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाती है। रियल टाइम डाटा एक्सेस, यहाँ जीएसटी के अंतर्गत देखिए कि आपका अकाउंटेंट हो, आपका सीए हो, एनी टाइम कभी भी अर्जेंटली कभी जरूरत पड़े तो एनी टाइम कहीं किसी भी समय किसी भी प्लेस में कोई भी डाटा को अच्छी तरह से कनेक्टिविटी कर सकता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, वो आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी कभी भी दे सकता है। लेकिन ओल्ड टेक्स सिस्टम में ये ऐसा नहीं था, क्योंकि रियल टाइम डाटा एक्सेस के अंतर्गत सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन पोर्टल खोलकर एनी टाइम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप अपने ट्रेडर्स को दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को भी कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप दे सकते हैं। क्विक बुक फैसिलिटी आप देखिए कि स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या है कि वो अपने अकाउंटेंट को अपने जो स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, उनके जरिए वो अपना काम को सिंप्लीफाई कर सकता है। वो बैंक एंट्रीज है, बैंक स्टेटमेंट आगे मान लीजिए कि केस बुक और पासबुक में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती थी या अनिल होती थी तो आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन, आप बैंक स्टेटमेंट अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं और ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट आप बैंक को भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो सप्लाई दे सकते हैं, अपने कस्टमर को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन घर बैठे कभी भी किसी भी समय आप सप्लाई दे सकते हैं। तो ये क्विक बुक फैसिलिटी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो जीएसटी के अंतर्गत अवेलेबल है। कोई भी ट्रेडर्स इसे एंजॉय कर सकता है इस फैसिलिटी को, और चार्टर्ड अकाउंट के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक है कि वो अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे सकता है। कभी छुट्टियों पर, कभी मान लीजिए कि आप काफ़ी दिनों के लिए व्यवसाय से दूर हैं, बाहर छुट्टियों पर गए हुए हैं, ऐसी हालत में भी आप अपनी ऑफिस के बहुत से डॉक्यूमेंट आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर आप बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपने क्लाइंट को या बैंक को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये क्विक बुक फैसिलिटी बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो जीएसटी के अंतर्गत अवेल की जा सकती है। न्यू स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। जीएसटी के अंतर्गत बहुत से नए नए युवाओं को रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंडिया को एक नेशनल मार्केट के रूप में उभर कर आया है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष में विदेशी मुद्राएं इन्वेस्ट करने का काफ़ी अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगली फैसिलिटी हम कहते हैं मेक इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव, और भारत में इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, भारतीय जो द्रव्य हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव विश्व के मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पीट कर पाएंगे और अच्छी तरह से उभर कर आएंगे और जो जीडीपी भारत की ये बूस्ट करने में ये अच्छी भूमिका अदा करेगा। और प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है इसमें भी ये एक अच्छी भूमिका अदा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जीएसटी के आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं और हम सभी के लिए जीएसटी एक प्रकार का वरदान साबित हुआ है। तो छात्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं अंत में एक बार पुनः आपको कहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, टेक केयर।